एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट मैंने जो है डाल रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फटाफट से जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसका 1 शॉर्ट वीडियो एंड हथियार वीडियो जिसमें मैंने MCQ क्वेश्चन सारी चीजें करवाई हैं, यहाँ तक कि हमने उसमें रासायनिक सूत्र भी करवाए हैं। ठीक है, अगर आप उसको पढ़ के आके इसे पढ़ोगे ना तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को, मतलब अच्छा फील होगा। तो यस, माय नेम सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS बेसिक नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल। आखिर अम्ल क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं अम्ल क्या है तो आप सिंपली भाषा में कहेंगे। अगर मैं कहूं आपसे कि भाई अम्ल क्या है तो आप एकदम इजी वे में कहेंगे हम तो भाई नींबू खाते हैं, हमको खट्टा लगता है, वही अम्ल है। तो भाई जो खट्टा लगता है वो क्या है? अम्ल है। अब मैंने कहा चलो भाई क्षार भी बता दो क्या है। अब आप कहोगे भाई जो कड़वा है वो क्षार है। कहोगे कि नहीं कहोगे? चलो भाई बिल्कुल कहोगे। फिर मैं आपसे पूछूं भाई चलो अब लवण भी बता दो, सॉल्ट भी बता दो क्या है, तो आप कहोगे जो नमकीन लगता है उसको क्या कहेंगे? लवण कहेंगे, मतलब नमकीन। अब वो खाने वाली नमकीन नहीं, मतलब नमक की तरह नमकीन थोड़ा लगे वो होगा, वरना फिर आप नमकीन ही उठा लो। चलिए अब देखते हैं। अम्ल हमने पूछा, आपने कहा खट्टा भाई। क्षार पूछा, आपने कहा भाई कड़वा। मैंने लवण पूछा, सॉल्टी पूछा, तो आपने कहा नमकीन। ठीक है, मैं इसमें आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे अम्ल होते हैं कि जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम खा के टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम उसको खा के टेस्ट करेंगे ना तो हम ऐसे ही लुढ़क जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे है भाई। ठीक है, तो अम्ल को तो ऐसे तो हम बता देंगे चलो भाई ये अम्ल खट्टा होता है, लेकिन कुछ चीजों को हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसको कैसे बताएंगे कि ये चीज अम्ल है? तो उसके लिए हमने सूचक को बनाया है। सूचक मतलब क्या? अभी वो सारी चीजें पढ़ाएंगे। अभी तो मैं आपको फ्लो चार्ट में रिमेंबर करवा रही हूँ कि क्या क्या चीजें आप पढ़ोगे। तो सूचक के बारे में कुछ चीजें हैं, तो उसमें आप लिटमस पत्र को जानेंगे, मतलब बहुत सारी चीजों को जानोगे। तो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले अम्ल के डेफिनेशन पे चलते हैं कि आखिर अम्ल आ जाएगा तो हम उसे लिखेंगे कैसे। और एक चीज मैं बता देती हूँ, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो यहाँ पे मैं सारी चीजें वो लिख रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप एक एक पॉइंट जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिख के चलिए, डोंट वरी, आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अम्ल को मैं बात करती हूँ। अम्ल की अगर मैं बात करती हूँ तो अम्ल क्या है? एसिड, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया है। और एसिड का अर्थ, जिसका अर्थ है खट्टा। ये तो बिल्कुल इजी है, आप सभी लोगों को पता है, आपने नींबू तो टेस्ट किया ही होगा। ठीक है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अब आप कहोगे ये क्या बला है भाई? ये H+ आयन, ये अभी आप थोड़ी देर में पढ़ोगे, फिलहाल आपको ये याद रखना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका क्या है? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। मतलब ये नीले को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप ध्यान दिए रहोगे तो यानी एग्जाम में आपका काम आ सकता है MCQ क्वेश्चन में कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस कलर का कर देता है। तो नीला, लाल, गुलाबी, मतलब सारी चीजें रहेंगी। तो आप ये जानना अम्ल लाल करता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है भाई? लाल करता है। ओके, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब सबसे प्रबल अम्ल, आपने तो नींबू को जाना, आपने आंवला को जाना, लेकिन अब थोड़ा रसायन की तरफ चले आओ भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है? अम्ल, वो भी प्रबल अम्ल, जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, सबसे ज्यादा एकदम मतलब मजबूत हो, तो वो आपका HCl है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक। अगर वो आपके हाथ पे भी गिर गया ना तो एकदम से मतलब पूरा हाथ जला के रख देगा आपका। जितने दूर में गिरा रहेगा उतनी दूर की चमड़ी तो ले डूबेगा वो, तो इतना प्रबल वो होता है। तो भाई इसको क्या हम खा के टेस्ट कर सकते हैं? अब आप कहोगे नहीं भाई, हाथ को जला सकता तो जीभ हमारा कहाँ जाएगा? तो इसको हम खा के टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए क्या बनाया गया? सूचक बनाया गया। अभी जस्ट थोड़ी देर में ही आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद HNO3 मतलब HCl के बाद आप क्या पढ़ोगे? HNO3 मतलब HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। ये अम्ल के बाद प्रबल होता है एंड सबसे ज्यादा ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रबल अम्ल। तो ये चीज 3 आप जरूर याद रख रहिएगा। एंड नेक्स्ट क्या है? दुर्बल अम्ल, CH3COOH, जिसको हम लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा दुर्बल, सबसे ज्यादा कमजोर, मतलब डरपोक है, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं होता। CH3COOH ये लैक्टिक अम्ल हमारा है। ठीक है, समझ में आया? एंड सांद्र अम्ल क्या होता है? एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सांद्र क्या होता है। तो सांद्र, आपने देखा होगा कि यहाँ की जलवायु बहुत सांद्र है, मतलब आपका पानी कम हो, अम्ल बहुत ज्यादा हो।
पानी क्या हो, कम हो, अम्ल ज्यादा हो, उसी को क्या कहेंगे, सांद्र कहेंगे। एंड तनु अम्ल क्या है, तनु अम्ल पानी की मात्रा ज्यादा हो, अम्ल की मात्रा कम हो, उसको क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। समझ में आया? चलिए एक बार फ्लो चार्ट में रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज हमें क्या करना है, अम्ल लैक्टिक भाषा से लिया गया है जो कि जल में H+ आयन देता है एंड ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और सबसे प्रबल अम्ल हमने देखा कि HCl HNO3, ठीक है, जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। एंड आपका थर्ड क्या है, H2SO4। एंड दुर्बल अम्ल में मैंने क्या, CH3COOH, जिसको लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। सांद्र में क्या है, सांद्र में पानी कम हो, अम्ल ज्यादा हो। तनु में क्या है, पानी ज्यादा हो, अम्ल कम हो। ठीक है, समझ में आया? चलो भाई समझ में आ गया। अब यहाँ पे सूचक को तो हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर हमें अम्ल को लाना पड़ेगा। तो ये तो वो वाला बोर्ड तो है नहीं कि आप तुरंत बस यूं यूं कर दोगे आ जाएगा। तो इसमें हमें कुछ हथियार को बगल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हथियार का टॉपिक बना के लिख दे रही हूँ। फिलहाल इसकी वीडियो आपको एक मिलेगी हथियार वाली, लेकिन मैं इस टाइम के लिए कुछ हथियार बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, आप भी लिख सकते हो बगल में ही हथियार, कॉपी के बगल में लिख सकते हो हथियार। अब हथियार क्या है, हथियार आपका अम्ल वाला है। क्या है भाई, अम्ल वाला। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे अम्ल। ठीक है, अब अम्ल में क्या लिखोगे, अम्ल में भाई आप लिखोगे कि ये H+ जलीय विलयन। ठीक है, ये जलीय विलयन में क्या करता है, H+ देता है। समझ में आया? पहला हथियार तो ये हो गया। एंड दूसरा आपका क्या बताना है, दूसरा है ये नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीले को लाल कर देता है। अब यहां पे नीचे आप लिखोगे लिटमस पेपर या फिर लिटमस पत्र भी आप लिख सकते हो। समझ में आया? ये हथियार में मैंने क्या आप लोगों को दिया कि अम्ल में आप लिखोगे डायरेक्टली, आपको सिर्फ फ्लो चार्ट में बनाना है। क्या, H+ आयन देता है, वो भी किसमें, जलीय विलयन में। एंड नीले में आप क्या कर दोगे, नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। कौन नीले को लाल कर देता है, लिटमस पेपर कर देता है। तो ये आपका दो हथियार यहाँ से मिल गया। एंड प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये आप चीजें याद कर लेना। यहाँ पे फिलहाल मैं लिख दे रही हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्रबल अम्ल। तो आप HCl ले सकते हो, मतलब अम्ल की कहीं भी बात होगी तो आप HCl लिख सकते हो। एंड दुर्बल की कहीं बात होगी तो दुर्बल की बात नहीं, प्रबल अम्ल इतने। मतलब ये इतनी सारी चीजें आपकी किसमें आ गई हैं, इतनी सारी चीजें आपके इस टॉपिक के हथियार में आ गई हैं। समझ में आया? चलो भाई समझ में आ गया। तो अब इसको मिटाते हैं एंड आपको सूचक के बारे में बताते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो चीजें जैसे HCl हो गया हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, तो अब सूचक के माध्यम से उसको जानेंगे ना हम। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भाई सूचक देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो कि आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे आप समझते जाइए। उसके बाद जब आपको नोट्स बनाना रहेगा तो मैं थोड़ा सा हट जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं लिखी हूँ फिलहाल आप ऐसे ही लिख दोगे तब भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अपनी कॉपी में इस तरह से फ्लो चार्ट आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सूचक क्या है, सबसे पहले हम सूचक को देखेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि सारे अम्लों को हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने किसको बनाया, सूचक को बनाया। तो सूचक में क्या लिखा है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीयता तथा क्षारीयता को बताता है। मतलब वो चीज अम्ल है या फिर क्षार है। हर वो अम्ल को हम टेस्ट नहीं कर सकते, हर वो क्षार को हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा क्या बनाया गया है, सूचक बनाया गया है। और सूचक को जैसे हम या तो अम्ल में डालेंगे या तो क्षार में डालेंगे उसका कलर तुरंत चेंज हो जाता है। तो लिटमस, तो सूचक आपका ये हो गया। अब सूचक भी आपके 3 प्रकार के हैं। ठीक है, सूचक क्या है, पहला तो आपका प्राकृतिक सूचक है, एक संश्लेषित सूचक है एंड थर्ड नंबर आपका गंधीय सूचक है। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है, प्राकृतिक सूचक मतलब जो प्राकृत से आपको मिलता हो, जो भी प्राकृत मतलब प्राकृत में कोई ऐसी चीज है जिससे मिलता हो, जब हम इस पे अम्ल को डालें तो उसका कलर अपने आप ही चेंज हो जाए। तो प्राकृतिक संसूचक में क्या है, प्राकृत के स्रोतों से प्राप्त होता है, बिल्कुल इजी है। एग्जाम्पल क्या है, लाल गोभी, ये आपको प्राकृत में मिल सकता है। एंड क्या है, लिटमस, लिटमस पत्र, जो कि मैं लिटमस के बारे में अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। एंड आपका चाइना रोज एंड आपका हल्दी, हल्दी तो सबके घर में मिल जाएगी। अगर ये 3 चीज आपको नहीं मिल रहा सो डोंट वरी, आप हल्दी से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए लिटमस पेपर की बात मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। लिटमस पेपर क्या है आपका, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिटमस पेपर को हम देखते हैं। लिटमस पेपर एक आपका बैगनी रंग का रंजक होता है। क्या होता है? रंजक मतलब डाई। ये कैसे होता है? बैगनी रंग का होता है, जो कि लाइकेन पौधे से है, मतलब लाइकेन पौधे से इसको लिया गया है। ठीक है, तो लिटमस पत्र यही होता है। ये दो तरीके से होता है, एक लाल होता है, एक नीला होता है। ठीक है, तो अम्ल को जब जो है नीले लिटमस पेपर पे डालते हैं तो वो उसको लाल कर देता है, और क्षार को जब लाल पे डालते हैं तो वो उसको नीला कर देता है। ठीक है, यही इसकी बात है। तो यहाँ पे लिटमस पेपर अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप हल्दी ले सकते हो। अब हल्दी से कैसे आप कर सकते हो? प्राकृतिक संसूचक की बात कर रहे हैं, हल्दी से कैसे कर सकते हो? जैसे अगर हल्दी में आप जो है अम्ल को डालोगे, जैसे आपके कोई सा भी आप कपड़ा ले लो जिसपे हल्दी लगाओ। ऐसे आपने देखा होगा कि जैसे आपके व्हाइट कपड़े में क्या लग जाए? सब्जी लग जाए, मतलब हल्दी लग चुकी है। अगर आप उस पर अम्ल डालोगे तो वो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब ना तो वो कोई चीज फैलेगी, ना तो उसका कलर चेंज होगा। लेकिन जैसे ही आप उसे क्षार से करोगे, क्षार माने तो अगर आप उसे साबुन से धुल देते हो या फिर निरमे से धुल देते हो तो आपका क्या हो जाएगा? तो वो हल्का लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो हल्दी से ही आप जान सकते हो, प्राकृतिक संसूचक हल्दी से आप जान सकते हो कि कोई चीज अम्ल है या फिर क्षार है। हल्दी को एक कपड़े में डालिए, उसके बाद उस पर अम्ल को डालिए। अगर वो रिएक्शन कुछ नहीं कर रहा है तो यानी कि क्या है? वो अम्ल है। और अगर वो भूरे रंग का कर दे रहा है तो वो क्या है? क्षार है। समझ में आया? चलो भाई, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं संश्लेषित संसूचक। तो संश्लेषित संसूचक क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो प्राप्त, मतलब जो हम लोगों को लेबोरेटरी, मतलब लाइब्रेरी में प्राप्त होता है, लेबोरेटरी। ठीक है, तो वहां पे हमें मेथिल ऑरेंज बनाया गया, एक फिनोल्फथैलीन, ये हमारा लाइब्रेरी में आपका बनाया गया है। ठीक है, तो इससे भी हम जान सकते हैं। तो अगर आप अपने घर पे मेथिल ऑरेंज ले आते हैं, फिनोल्फथैलीन ले आते हैं, तो इससे आप जान सकते हो कि कोई चीज अम्ल है या फिर क्षार है। तो यहाँ पे मेथिल ऑरेंज क्या करता है? ये अम्ल को, मतलब अगर आपका कोई चीज अम्ल है तो वो उसको क्या कर देगा? अगर आप मेथिल ऑरेंज में अम्ल को डालोगे तो वो तुरंत उसको लाल कर देगा, और अगर क्षार में डालोगे तो वो पीले रंग का कर देगा। ठीक है, मेथिल ऑरेंज का कमांड फिर से, मेथिल ऑरेंज क्या करता है? अम्ल को लाल कर देता है, मतलब मेथिल ऑरेंज अम्ल को लाल कर देता है। एंड आपका फिनोल्फथैलीन क्या करता है? क्षार को पीला कर देता है। सिंपल, क्षार को पीला, अम्ल को लाल, क्षार को पीला और अम्ल को लाल। समझ में आया? चलो भाई, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है? मेथिल, तो यहाँ हमारा क्या है? मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन। तो मेथिल ऑरेंज क्या करता है? अम्ल को लाल कर देता है और क्षार को पीला कर देता है। ये कौन करता है? ये मेथिल ऑरेंज करता है आपका। ठीक है, ये क्या करेगा? अम्ल को लाल करेगा, क्षार को पीला कर देगा। एंड आपका जो फिनोल्फथैलीन होगा, अगर अम्ल में डालोगे तो वो रंगहीन रहेगा, अगर उसको अम्ल में डालोगे तो उसका कोई कलर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप क्षार में डालोगे तुरंत उसको क्या कर देगा? तुरंत उसको लाल कर देगा। समझ में आया? चलो भाई, समझ में आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं गंधीय संसूचक। तो गंधीय सूचक हमारा क्या है? इससे गंध अम्ल क्षार के माध्यम से बदल जाते हैं। मतलब अगर कोई गंध है तो अम्ल डालोगे तो वो या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, या तो फिर आप क्षार डालोगे तो अम्ल होगा या फिर ज्यादा होगा। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप प्याज, आपके सबके घर में प्याज होगा ना? चलो भाई, प्याज है सबके घर में, तो यहाँ प्याज क्या होगा? अगर प्याज में आप क्षार डालते हो, प्याज में अगर आप क्षार डालते हो तो उसका क्या होगा? उसका जो गंध होगा वो एकदम कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें क्या करोगे? अम्ल डालोगे, तुरंत उसका क्या होता है? गंध, उसका गंध आपका जो है ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका। चाहे आप डाल के कभी देख लीजिएगा, आप प्याज को लीजिएगा, उसमें अम्ल को डालिएगा, नींबू को थोड़ा निचोड़िएगा, तो वो क्या हो जाएगा? गंध हो जाएगा, मतलब ज्यादा उसकी गंध हो जाएगा। कॉमन, एक बार फिर से हम ये सारी चीजें रिवीजन करते हैं। क्या है? सूचक है। सूचक क्या करता है? किसी अम्लीय को बताता है या फिर क्षार को बताता है, क्योंकि सारे अम्ल क्षार को हम टेस्ट नहीं कर सकते। अब सूचक हमारे 3 प्रकार के हैं, प्राकृतिक सूचक, एंड हमारा क्या हो गया? संश्लेषित सूचक, एंड हमारा गंधीय संसूचक। प्राकृतिक संसूचक जो प्राकृत से हमारे प्राप्त किए जाए, जैसे हमारा हल्दी हो गया, हल्दी में अगर अम्ल को डालोगे तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन क्षार को डालोगे तो वो भूरे रंग का बना देगा। एंड आपका क्या है? दूसरा आपका संश्लेषित है। तो संश्लेषित में आपने मेथिल ऑरेंज को देखा, मेथिल ऑरेंज के बाद आपने किसको देखा? फिनोल्फथैलीन को। तो मेथिल ऑरेंज क्या करता है? अम्ल को लाल कर देता है और क्षार को पीला कर देता है। ठीक है, और जो आपका फिनोल्फथैलीन है, ये अम्ल को कुछ नहीं करता, अम्ल से कोई भी रिएक्शन नहीं करता, लेकिन क्षार को क्या कर देता है? क्षार को हमारा लाल कर देता है। समझ में आया यहाँ तक? आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए हो। एंड लिटमस पत्र मैंने क्या बताया? लिटमस पत्र हमारा बैगनी कलर का रंजक है। जब तक आप इसके साथ छेड़खानी नहीं करोगे तब तक ये किसी को नीला लाल नहीं बनाएगा। सिंपल सा ये बैगनी कलर का होता है। अब पत्र कैसे बनाए? जैसे आपका लिटमस
एक पौधे से लिया गया है, लाइकेन पौधे से आपका लिटमस लिया गया है। जब इसको हम क्या करते हैं, जब इसको हम मशीनों में अच्छे से उसको पेवर तरीके से बनाते हैं तो आपका लिटमस पत्र बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं। चलिए भाई, हमने जो है अम्ल को पढ़ा, सूचक को पढ़ा, लिटमस पत्र को पढ़ा एंड उसके नोट्स भी अच्छे से हम लोगों ने बना लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्षारक। अब आप कहोगे भाई यहाँ तो क्षार लिखा है, आपने तो क्षारक लिख दिया है, तो अब ये क्षारक और क्षार में क्या अंतर है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्षारक और क्षार में कोई अंतर है, तो आप कहोगे नहीं भाई, क्षार भी कड़वे होते हैं, क्षारक भी कड़वे होते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन किसी विलयन को हम क्षारक कब कहेंगे और किसी चीज को हम क्षार कब कहेंगे, ये पहले समझो। सबसे पहले क्या है हमारा, क्या है, जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। अगर कोई चीज, जैसे आपका ये क्या है, मैंने यहाँ पे एक कोई चीज ली, ठीक है, अब इसमें अगर हम कोई चीज घुलन, मतलब कोई भी क्षार को हम डाल रहे हैं, ठीक है, क्षारक को, सॉरी यहाँ पे हम क्या करिए, क्षारक को हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अब जो इसके अंदर गया वो आपका क्या हुआ, वो आपका क्षार हुआ। क्या हुआ भाई, क्षार हुआ। लेकिन जब तक ये इस अवस्था में है, जब तक इसे पानी में घोला नहीं गया है, ये क्षारक होगा। तो क्षारक और क्षार में अंतर समझ में आया? अब आप कहोगे हाँ भाई बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार से लिखा है, आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। नेक्स्ट अब हम क्षारक के बारे में देखते हैं, क्योंकि अभी ये जल में घुलनशील नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्षार कहेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। अब क्या है हमारा, ये स्वाद में कड़वे होते हैं भाई, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, बूढ़े बूढ़े को पता है। उसके बाद क्या है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो अब तो आपको पता चल गया भाई लिटमस पेपर क्या है, लाइकेन पौधे से लिया गया है। जब इसका जो है इसको फिल्टर अच्छे से किए तो इसको एक पत्र के समान बना दिए, जो क्या कर देता है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये क्या करता है, तो यहाँ पे आपने किसके बारे में, अम्ल के बारे में हथियार लिखा। अब यहाँ पे आप लोगों को किसके बारे में लिखना पड़ेगा, क्षार के बारे में लिखना पड़ेगा, क्षारक के बारे में। तो ये क्या करता है, ये आपका जो है ये विलयन में OH माइनस देता है, ये OH माइनस देता है किसमें, आपका ये आपका भाई विलयन में देता है। तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा विलयन में, ताकि आप एग्जाम के दौरान फ्लो चार्ट में सिर्फ आप फटाफट से समझ जाएं। एंड आपका दूसरा क्या है हथियार, दूसरा आपका हथियार है कि ये नीले को, भैया ये नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये लाल को नीला करता है, ये नीले को लाल करता है, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक ही है भाई। और सबसे आपका प्रबल क्षार क्या है, आपका प्रबल क्षार है सोडियम ऑक्साइड। क्या है आपका, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रबल अम्ल लिख देते हैं, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल आपका NaOH है, मतलब यही आप ले सकते हो। ये आपका क्या हो गया भैया, यही आपका हथियार नंबर 2 हो गया। हथियार नंबर 1 को लिया, हथियार नंबर 2 के लिया। अब आके देखिए यहाँ पे प्रबल क्षारक, मतलब सबसे ज्यादा प्रबल हो। आप जो है किसी चीज को, जैसे आप नहा रहे हो, साबुन आपकी कभी मतलब चला गया मुंह में आपकी, तो आपको कैसा लगता है, कुछ कड़वे तरह लगता है, तो वही होता है आपका क्षार। ठीक है, तो आपने उसको टेस्ट किया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा प्रबल होती है, उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए हमने उसके लिए क्या बनाया है, यस बिल्कुल सूचक बनाया है, और सूचक को मैंने पढ़ लिया। अब यहाँ पे प्रबल क्षारक को देखिए, प्रबल क्षारक आपका NaOH है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH है जो कि आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस है जो कि आपका क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप CaOH नहीं लिख सकते हो, Ca का होल ट्वाइस आपका, बस यहाँ पे 2 है तो होल ट्वाइस कहेंगे। अभी यहाँ पे अगर हम 3 कर देते तो ये होल ट्राइस हो जाता। ठीक है, तो ये आपका क्या है, होल ट्वाइस है, समझ में आया। और सबसे दुर्बल क्या है, सबसे दुर्बल है आपका NH4OH। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई, तो ये भैया अम्ल को मैंने खत्म किया, क्षार को खत्म किया। अब इसकी कुछ रासायनिक अपक्रियाएं हैं, धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया, धातु के साथ क्षार की अपक्रिया, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अम्लों की रासायनिक अपक्रिया देख लेते हैं। अब तक तो हमने जो है जाना कि अम्ल जो है क्या है, क्षार क्या है, एंड आपका लवण क्या है, क्षारक क्या, सारी चीजें जानी। लेकिन अब रियल केमिस्ट्री वाली कहानी स्टार्ट होती है कि अम्लों के धातु के साथ अपक्रिया क्या है। तो मतलब भाई कोई सा हम अम्ल लेते हैं, ठीक है, अब उसका जब हम धातु के साथ अपक्रिया करेंगे तो आखिर क्या बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है। अम्ल का धातु के साथ अपक्रिया, फोकट में लिखा गया है, नंबर पाना है। ठीक है, होने पर लवण, पहली चीज क्या बन रही है, लवण बनाता है तथा H2 गैस बाहर निकालता है।
सबसे इंटरेस्टिंग, बिल्कुल फील लेकर करिए आप। क्या सबसे पहली चीज तो ये लवण बनाएगा, लवण मतलब कोई ना कोई सॉल्टी होगा, ठीक है, ये बनाएगा। और दूसरी चीज हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। तो चलिए आइए एग्जाम्पल से करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। एग्जाम्पल से हम करेंगे, क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हम धातु को लेंगे, ठीक है। तो धातु हम क्या लेंगे भाई, हम ले लेते हैं Na, ठीक है। हमने धातु को क्या ले लिया, Na ले लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अब उसका हम अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे, अम्ल का धातु के साथ। तो मैंने सबसे पहले धातु ले लिया, अब अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे। तो यहां पे मैंने हथियार में अम्ल HCl लिखा है, इसलिए मैंने लिखा है, जिससे इधर जब आप देखोगे तब आपको वो चीजें याद रहेंगी, ज्यादा टाइम तक याद रहने की संभावना रहती है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, HCl ले लिया, ठीक है। अब मैंने जब इसकी अभिक्रिया कराई भैया, जब मैंने इसकी अभिक्रिया कराई तो आपका क्या, ये प्लस होता है, ये माइनस आवेश होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब Na किसके पास जाएगा, Cl के पास जाएगा, जाएगा कि नहीं। चलो भाई, NaCl आपका क्या बना, सोडियम क्लोराइड, मतलब आपका नमक बना, आपका सॉल्ट बना, वो नमक जो आप खाते हो वही नमक बना। तो नमक आपका तो लवण है ही ना। अब प्लस में क्या बनाता है, H2 गैस बनाता है। तो आपका ये H बचा कि नहीं बचा, यहाँ पे मैं दूसरे मार्कर से करती हूँ, यहाँ पे आपका H बचा कि नहीं बचा, ये इसको तो अट्रैक्ट कर लिया भैया, ये इसको जब अट्रैक्ट कर लिया तो NaCl बना। प्लस में आपका H2 गैस जो है वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा। अब कहोगे आप 2 काहे लगा दिया भैया, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी आपने 2 लगा दिया। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में बताया है कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो अपने साथ 2 को लेकर चलती है। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, आपका क्लोरीन होगा, आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, बाहर निकालती है। अब आप कहोगे क्या हमें आप कोई प्रूफ दे सकती हैं कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। तो मैं कहूंगी हाँ भाई, मैं इसीलिए तो हूं ही। तो क्या देखिए, जब कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, जब जो है धातु में अम्ल की अपक्रिया कराई या फिर अम्ल की अपक्रिया धातु से कराई, तो क्या हुआ, सबसे पहले लवण तो बना ही बना, लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन गैस। अब हमें तब पता चला ये, जब वो जो आपका विलेन था उसके पास जब माचिस की तीली लेकर जाते हैं, जलती हुई माचिस की तीली, तो वो पॉप की आवाज लगाती है। और उन लोगों को पता है कि हाइड्रोजन पॉप की आवाज में ही जलता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस वहां पे मौजूद है एंड हाइड्रोजन गैस निकला हुआ है, ठीक है। समझ में आया। एक एग्जाम्पल और दो भैया, मजा आ जाएगा। चलो भाई एग्जाम्पल देते हैं। सो 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा, सबसे पहले हम कोई सा भी धातु ले लेते हैं, Zn ही ले लेते हैं, जिंक, Zn मैंने ले लिया। एंड प्लस हम क्या ले एंड अम्ल भी अब मैं चेंज कर दूं। तो मैंने HCl के बाद आप लोगों को बताया था H2SO4, तो मैं H2SO4 ले लेती हूँ। अब इसकी अपक्रिया कराऊंगी मैं, ठीक है। तो आपका बनेगा यहाँ पे, ये प्लस होगा, ये माइनस, तो आपका ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। एंड क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकलेगा। समझ में आया भैया। एक एग्जाम्पल मैंने और करा दिया, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण तो बनाता ही बनाता है, लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करता है। और ये हाइड्रोजन गैस हमें पता चला कि वो पॉप की आवाज करता है विलयन में, जब हम जलती हुई माचिस को लेकर जाते हैं, ठीक है भाई। चलो अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल का धातु कार्बोनेट से, किससे भाई, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब धातु कार्बोनेट क्या है, कोई से भी आप धातु लोगे, उसमें आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे CO3। कोई भी धातु लोगे, आपने क्या लिया, आपने सोडियम लिया तो Na लगा दिया, NaCO3। आपने क्लोरीन लिया तो ClCO3, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आप लोगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका Ca क्या हो गया, कैल्शियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट। यहाँ पे आपका सोडियम हो गया, CO3 का मतलब कार्बोनेट। मतलब आपका यहाँ पे कह रहा सीधे सीधी बात कि कोई अम्ल लेंगे आप, उसका धातु कार्बोनेट मतलब धातु ले लो, उसमें CO2 CO3 प्लस कर दो, ठीक है। तो उसके साथ अभिक्रिया कराने पर क्या चीज बन रही है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चीज बन रही है, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। इसकी अभिक्रिया कराने पर पहली चीज तो आपको भैया लवण मिल रही है। क्या मिल रहा है,
लवण मिल रही, दूसरी चीज आपको जल मिल रहा है, तीसरी चीज आपको कैल्शियम, तीसरी चीज आपको क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। चलो भाई इसका भी एग्जाम्पल दे दो, मजा आ जाए। तो एग्जाम्पल तो मैं दे ही दे रही हूँ। क्या है आपका, आपने क्या लिया, पहले तो आपने कोई धातु ली, जैसे आपने Na2 ले लिया, Na2, CO3 आपने लिया, क्या लिया, CO3, एंड उसका क्या कर रहे हैं, धातु से अपक्रिया करा रहे हैं। तो जब आपने धातु से अपक्रिया कराया, कौन से धातु से, आपने सॉरी ये धातु हो गया, आपने अम्ल से अपक्रिया कराया HCl, तो आपका क्या बन रहा है, NaCl प्लस क्या बन रहा है, और चीज जल बन रहा है, H2O प्लस Cl2। अब आप कहोगे सॉरी CO2, अब आप कहोगे भाई ये कैसे बना देते हो आप, तो जब आप करने लगोगे ना तो वो चीज अपने आप ही जो है आने लगती है, किसी चीज पे प्रैक्टिस किया जाता है, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो वो चीजें ना धीरे धीरे आपको आने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना आपका, NaCl बना, H2O बना, एंड उसके बाद आपका CO2 बना, तो ये रही आपकी अभिक्रिया। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि अब आप कहोगे अब तक तो आपने कहा पॉप की आवाज निकाल रही है, मैंने माना हाइड्रोजन गैस माना निकल रहा, लेकिन अब ये क्या बला है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आपने निकाल दिया, तो मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को। जब इसको क्या किया गया, जब इसकी अपक्रिया कराई गई सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ या फिर धातु कार्बोनेट का किसी के साथ, लवण अम्ल के साथ अपक्रिया, तो आपका HCl लवण तो बना ही बना रहा, जल भी बना ही रहा है, CO2 बना रहा है, क्योंकि जब उसके पास जलती हुई माचिस की कीली को फिर ले गए तो वो बुझा दी। और हमेशा ये कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है जलती हुई माचिस को बुझा देना, जिससे हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे CO2 की मौजूदगी है। आई होप एंड आई विश आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर इस चीज को हम मिटाने के बाद बताते हैं आप लोगों को। यहीं पे एक चीज, जैसे मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ, एक चीज आप लोग यहीं पे और पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा के बताती हूँ आप लोगों को, कि आप पढ़ोगे धातु अम्ल का, यहां पे पढ़ोगे अम्ल का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, अम्ल का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब धातु लोगे एंड उसमें हाइड्रोजन प्लस करोगे एंड उसमें कार्बोनेट लोगे एंड उससे क्या करोगे, अम्ल के साथ अपक्रिया करोगे। तो आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, तब भी यही चीज बनेगी। आपका क्या बनेगा, आपका लवण बनेगा, आपका जल बनेगा एंड आपका CO2 बनेगा। समझ में आया। चलो भाई यहाँ पे आपने क्या लिया, सबसे पहले तो अम्ल ले लिया आपने कोई सा भी HCl प्लस अब धातु कार्बोनेट तो Na, अब हाइड्रोजन दिया गया तो H एंड कार्बोनेट दिया गया तो CO3। जब इसकी अभिक्रिया आप करा रहे हैं तो आपका क्या बना, NaCl प्लस H2O प्लस आपका CO2 ये बाहर निकल गया। समझ में आया भाई मैंने क्या किया इसमें, क्या आप लोगों को समझ में आया कि अम्ल का जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, हमारा NaCO3 ये आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। आप इसकी जगह पे जिंक भी ले सकते हो तो ZnHCO3 हो जाएगा, तब भी आपको जो है यही चीज मिलने वाला है। समझ में आया। चलो भाई ये समझ में आ गया। मैंने अम्ल का क्या देखा, तो आपको एक बार रिमेंबर हम करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अम्लों की धातु के साथ अपक्रिया, तो धातु के साथ जब मैंने अपक्रिया करी तो आपका लवण बना प्लस में आपका क्या बना, जल बना, ठीक है। और जब मैंने धातु का जो है किसके साथ, धातु का उसके साथ कार्बोनेट के साथ अपक्रिया की, अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करी तो आपका लवण बना, जल बना प्लस CO2 गैस बनी, ठीक है। एंड आपका जब अम्ल का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से किया तब भी आपका लवण बना, जल बना एंड CO2 गैस बना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्षार की अपक्रिया देख लेते हैं कि क्षार का धातु के साथ क्या होगा एंड कार्बोनेट के साथ क्या होगा। तो ये सारी चीजें मैं क्षार के बारे में देखती हूँ, तो इसको मिटाती और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्षारक की रासायनिक अपक्रिया, या फिर आप क्षार भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी चीज सही कर देती हूँ वरना इसी में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्षार की रासायनिक अपक्रिया, तो यहाँ पे मैंने अम्ल की तो देख ली, अब क्षार के बाद क्या हो रहा है, तो क्षार का धातु के साथ अपक्रिया। तो मैं बता देती हूँ
कि जो ये क्षार होता है ये मतलब जल्दी नहीं करता किसी से अपक्रिया, ये जो है किसी धातु से अपक्रिया जल्दी करता नहीं है, पर कुछ धातुओं से कर लेता है, बाकी सभी धातुओं से अपक्रिया करना इसके लिए संभव नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी गई है कि क्या लिखी गई है, क्षार कुछ धातुओं जैसे Zn के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, परंतु सभी धातुओं के साथ अपक्रिया करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्षार आप लोगों को क्या बताया था, सबसे प्रबल क्षार, आप कहोगे भाई NaOH बताया था आपने, तो मैं यहाँ पे देखिए NaOH ले ली हूँ, जो कि मैंने NaOH के 2 अणु लिए हैं। ठीक है, एंड आपका क्या Zn, मतलब इससे अपक्रिया कराए थे तो मैंने Zn लिया। अब क्या बन रहा, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस बाहर निकल रही है। अब ये अपक्रिया इंपॉर्टेंट तो है भाई, ये नहीं देगा आपका क्षार धातु के साथ अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया आपको दे देगा, उसके बाद क्या करेगा बताएगा, पूछेगा आपसे ये कौन सी अपक्रिया है, तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए आप ध्यान रखे रहिएगा कि जब भी क्षार हमारा धातु के साथ अपक्रिया करेगा, जल्दी तो करता नहीं है, जब भी करेगा तो यहाँ पे आपका सोडियम जिंकेट बना रहा है। ठीक है, हाँ सोडियम जिंकेट, आपका Na2 हो गया, ZnO3 जिसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं, प्लस H2 गैस निकाल रहा है। समझ में आया, चलो भाई समझ में आ गया। और यहीं पर एक 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, उदासीनी अभिक्रिया आखिर किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो जिसमें अम्ल क्षार दोनों हो। अब तक तो अम्ल की बात अलग चल रही थी, क्षार की बात अलग चल रही थी, लेकिन अब अम्ल भी आ गया, क्षार भी आ गया, मतलब आपके प्रबल अम्ल भी हो गए एंड प्रबल क्षार भी हो गए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि वो अभिक्रिया भी करने पर लवण ही बनता है, पर इंपॉर्टेंट बहुत है, क्यों लवण, एंड उसके साथ जल भी बन रहा है। तो इसलिए आप उदासीनीकरण में ये जरूर ध्यान रखिए रहिएगा कि जल भी बनेगा लवण के साथ। एंड आपका क्या होता था, धातु का जब आप धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करते थे तो आपका लवण तो बनता था, जल भी बनता था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। लेकिन यहाँ पे उदासीनीकरण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा, सिर्फ धातु और जल बन रहा है। ठीक है, तो अम्ल क्षार परस्पर अपक्रिया करके लवण बनाते हैं एंड प्लस आपकी क्या जल भी बनाते हैं, तो लिख सकते हो आप, इसी को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, सबसे प्रबल मैंने ले लिया, क्या ले लिया, क्षार ले लिया NaOH, एंड सबसे प्रबल आपका अम्ल ले लिया HCl, यही दोनों मिला के क्या हो गए, उदासीन हमारे हो गए, तो उदासीन हो गए NaCl प्लस H2O। जब ये भी मजबूत, ये भी मजबूत, दोनों लोग लड़ाई किए तो दोनों लोग भाई बराबर एकदम परस्पर अपक्रिया कर रहे हैं, तो लवण ही तो बने, मतलब उदासीन हो गया, इनके पास भी उतना पावर, इतने इनके पास भी उतना पावर, तो दोनों हारे नहीं, दोनों लोग बढ़िया आराम से खेल रहे हैं एंड आपका जल हो गया बना। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्साइड वो आपके 2 तरह से होते हैं, एक तो धात्विक ऑक्साइड, एक तो आपका अधात्विक ऑक्साइड। अब धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड का मतलब डायरेक्टली आपका ऑक्सीजन से अपक्रिया कराया गया, तो धात्विक ऑक्साइड कोई धातु है उसका आप ऑक्सीजन से अपक्रिया करा दो, वही आपका ऑक्साइड बन गया। जैसे आप क्या हो गया, जैसे आप क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हो तो आपका क्या हो गया, सबसे पहले आप अधात्विक ऑक्साइड में क्या लोगे, आधातु ले लोगे, सी ले लोगे, उसके बाद ऑक्सीजन से उसी का आप क्रिया करा दोगे, तो आपका क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे बोलने से थोड़ी ना, उसको तो आपको नोट्स भी बनवा रहे हैं हम ना, तो इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भाई अब हम देख लेते हैं ऑक्साइड को। ठीक है, तो ऑक्साइड जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। पहला तो है आपका धात्विक ऑक्साइड, मतलब जब धात्विक की बात हो रही तो कहीं ना कहीं धातु होगा, और दूसरी चीज है अधात्विक ऑक्साइड। जब भाई अधात्विक की बात हो रही तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, एक अधातु होगा, ये एक अधातु है और एक ये क्या है, धातु है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से अपक्रिया हो रही है, किससे अपक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन से, तो यानी धात्विक ऑक्साइड, धातु का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया धात्विक ऑक्साइड कहलाता है। तो आपका धातु क्या है, आपका Mg हो गया, कोई बात नहीं, आपने कोई सा भी ले लिया, Mg ले लिया, प्लस आपका क्या ऑक्सीजन के साथ, मतलब यहाँ पे मैं सॉरी O लिखी हूं तो मैं O2 लिख देती हूँ, क्योंकि O हमेशा दोनों को लेकर चलता है। तो O2 हो गया, तो आपका क्या बना, MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसका Mg का मतलब मैग्नीशियम, ये क्या बना आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया। चलो भाई आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसकी प्रकृति कभी कभी पूछी जाती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति आपकी क्षारीय होती है। ठीक है,
क्या होगी इसकी प्रवृत्ति, इसकी प्रकृति आपका क्या होगा, क्षारीय होगा। तो ध्यान रखी रहिएगा, धातु की प्रकृति क्या होगी, धात्विक ऑक्साइड में क्षारीय होगी। समझ में आया। एंड नेक्स्ट क्या है, एंड नेक्स्ट आपका है आधात्विक ऑक्साइड। तो आधात्विक ऑक्साइड आधातु का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया आधात्विक ऑक्साइड कहलाता है। तो यहाँ पे आधातु आपका क्या है, कार्बन आधातु है फिर धातु है, तो अब आप कहोगे भैया आधातु है, तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि आधातु का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर दो, क्या बन गया, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझ में आया हमें कि कार्बन डाई को ऑक्साइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो आपका आधात्विक ऑक्साइड है। समझ में आया। चलो भाई समझ में आ गया। और इसकी प्रकृति अम्लीय की होगी। तो ध्यान रखिएगा, धातु की जो प्रकृति यहाँ पे होगी वो आपकी क्षारीय होगी, और जो आधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होगी वो आपकी अम्लीय होगी। आई होप आप लोगों को ये धातु और आधातु वाला मामला क्लियर हुआ होगा, एंड आपका अम्ल क्षार वाला मामला क्लियर हो गया। तो मैंने अम्ल की अपक्रिया बता दी, और उसके बाद मैंने किसकी बता दी, क्षार की अपक्रिया बता दी, एंड उसके बाद मैंने ऑक्साइड को कवर किया। समझ में आया। एंड अब हम आपको लवड़ों के बारे में कुछ जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम पीएच मान पे चलेंगे, लॉन्ग आंसर पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, अब लवड़ों के बारे में कुछ जानकारियां हम ले लेते हैं, यहाँ से MCQ भी क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं, ये 1 मिनट 2 मिनट का काम है, उसके बाद हम पीएच पे डायरेक्टली चलेंगे। ठीक है, तो प्रबल अम्ल क्या है, ये जलीय विलयन में H+ आयन ज्यादा देते हैं। अब मैंने आप लोगों को अम्ल के बारे में बताया था, तो रिमेंबर करिए, याद करिए मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था, अगर आपने नोट्स बनाया है तो देख लीजिए कि ये H+ आयन देता है, जलीय विलयन में क्या देता है, H+ आयन देता है। तो मैंने कहा था, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, तो मैं बता रही हूँ H+ ये आयन देगा। और प्रबल अम्ल है मतलब ज्यादा मजबूत है, तो यानी ज्यादा आयन आप लोगों को देगा। ठीक है, तो जब कोई चीज आप घोलोगे, अम्ल है, अम्ल प्रबल अम्ल में कोई चीज आप घोलोगे तो 90% वो क्या देगा, 90% वो H+ आयन देगा, एंड 10% और जो चीजें रहेंगी। ठीक है, एंड प्रबल क्षार ये जलीय विलयन में OH- देते हैं, ज्यादा देते हैं। ठीक है, अब कुछ अपक्रियाएं हैं, प्रबल अम्ल प्रबल अम्ल। अब कोई चीज इधर से मजबूत है, मैंने 2 इधर लिया 2 इधर लिया, अब दोनों से अगर मैं टक्कर लगा रही हूँ तो कौन जीतेगा, अब आप कहोगे कोई नहीं जीतेगा भाई, दोनों में टक्करें चलती रहेंगी, तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। समझ में आया। चलो भाई, यहाँ पे उदासीन हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने HCl प्रबल ले लिया और क्षार ले लिया प्रबल, तो हमारा HCl NaCl बना, वो भी क्या है, लवण है, उदासीन ही है, प्लस H2O मतलब गैस निकला। एंड दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल लोगे, तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल को देखिए, इसमें से आपका प्रबल क्या है, अब आप कहोगे प्रबल क्षार है, तो क्षार की प्रकृति क्या होती है, अब आप कहोगे भाई क्षार की प्रकृति जो है क्षारीय होती है, क्षार की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय, लेकिन आधातु में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रबल क्षार की प्रकृति क्षारीय होती है, तो यानी लवण प्लस जल बनाएगा, लेकिन वो भी क्षारीय प्रकृति का बनाएगा। समझ में आया। एंड प्रबल अम्ल एंड दुर्बल क्षार, तो इसमें प्रबल कौन है, अम्ल। अम्ल क्या करता है, अम्लीय प्रकृति देता है, तो ये अम्लीय प्रकृति में लवण प्लस जल बनाएगा। समझ में आया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ चीजें थी जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती थी, एंड मैंने आप लोगों को इसे बिल्कुल ईजी वे में समझा दिया। ठीक है, यूं ही आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब मैं पीएच मान को समझाऊंगी, उसके बाद क्लोरो क्षार जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम पीएच के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं, और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको जो है पीएच मान याद करने हैं, जो कि एग्जाम में आता ही आता है, चाहे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते 3 क्वेश्चन, तो मैं प्लेलिस्ट में पीएच मान याद करने की ट्रिक की वीडियो डाल रही हूँ, तो फटाफट से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसका लिंक चेक करिए, और फटाफट से जाके पीएच मान को, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जाके उस चीज को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बिना लेट के हम पीएच मान पे बढ़ते हैं, तो इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं। पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको समझते हैं बिल्कुल इजी वे में, 2 मिनट में हम इसको भी खत्म करने वाले हैं बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पीएच मान, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आप समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए बस। ठीक है, पानी वानी पिए रहिए, जो है अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आई हुई है। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो अब क्या होगा कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैंने जल लिया, सॉरी मैं दूसरे मार्कर से लिखती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। मैंने क्या लिया भैया, मैंने जल लिया, H2O लिया। ठीक है, अब मैंने कहा O क्या करता है, माइनस, O के पास चार्ज कितना होता है, माइनस। चार्ज मतलब होता है आपका क्या, आयन। ठीक है, H के पास क्या होता है, तो आप करोगे भाई प्लस। तो मैं एक चीज, बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आनी ही चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, नहीं आ रही है तो समझ लीजिए, अगर माइनस माइनस रहेगा
तो वो प्लस कर देगा। अगर प्लस प्लस रहेगा तो आपका प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां पे माइनस प्लस माइनस मतलब खल्लास बना क्या? उदासीन। अब आप कहोगे भाई ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। देखिए समझिए, आप H2O लिए भाई, H2O लिए, H में कैसा चार्ज लग रहा है? अब आप कहोगे भाई प्लस नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी चीजें बता रखी हैं कि इसको आयन किसे कहते हैं। इसी के ऊपर जो रहे, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। ये ध्यान रखे रहोगे, आपको 11th में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो आप O के लिए माइनस किए, H को लिए प्लस, तो मैंने देखा है अगर माइनस प्लस रहेगा तो वो माइनस कर देगा, तो मैंने डायरेक्टली काट दिया, माइनस प्लस माइनस मैंने काट दिया, तो आपका क्या बना? उदासीन बना। इसीलिए जल को क्या बोला जाता है? उदासीन बोला जाता है। तो जैसे आपका स्केल नहीं होता है, जैसे आपका स्केल नहीं नापने वाला होता है, उसी तरह आपका पीएच मान होता है, वो भी क्या होता है? मापा जाता है उससे, ठीक है। तो उसका 7 बीच में तो क्या रहेगा? 7 रहेगा, यहां पे 7, तो 7 पे क्या होता है? उदासीन। तो उदासीन क्या है आपका? अब आप कहोगे भाई जल है, जल भी उदासीन है, एंड आपका नमक भी उदासीन है, क्योंकि देखिए NaCl, N के पास प्लस, इसके पास माइनस, कट गया 0, मतलब उदासीन। समझ में आया? चलो भाई समझ में आ गया। तो यहां पे आप देखेंगे 7 पे क्या है? उदासीन है। चलो भाई 7 के थोड़ा सा कम के साइड जाते हैं, इधर कम इधर ज्यादा, तो कम वाले गिनती को काउंट यहां पे हम कर देते हैं। 7 हो गया, यहां पे बीच में आपका 7 रहेगा, बीच में आपका 7 रहेगा, यहां पे मैं लिख दे रही हूं, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे ही मैं लेकर जाऊंगी। उसके बाद नीचे जब आप ले जाओगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो यहां पे देख रहे हैं आपका क्या? 7 से कैसा जा रहा है? 7 से भाई कम जा रहा है। क्या जा रहा है? कम जा रहा है। तो 7 से जितना कम जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका अम्ल हो जाएगा। और 7 से ज्यादा जा रहा है, आप स्केल को रख रहे हो किसी भी चीज में, किसी भी विलेन में आप स्केल को डाल रहे हो, ये पीएच मान वाला, तो आपका अगर वो 7 के तरफ जा रहा है, 7 के प्लस वाले साइड जा रहा है, मतलब 7, 8, 9, 10, तो आपका वो क्या हो जाएगा? आपका वो क्षार हो जाएगा। और अगर माइनस के साइड जा रहा है तो आपका, सॉरी, अगर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के साइड जा रहा है तो वो आपका अम्ल हो जाएगा। तो यहां से तो आपका क्या निकला? यहां से ये जो है आपका सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, मतलब ऐसे ही आपका बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। सबसे कम, ज्यादा, ज्यादा। तो अगर मैं इसमें पूछूं सबसे प्रबल कौन है तो आप कहोगे 2। मैंने कहा सबसे दुर्बल कौन है तो आपने कहा 6। अब मैंने कहा इसमें सबसे प्रबल कौन है तो आप कहोगे भाई 8। मैंने कहा इसमें दुर्बल कौन है तो आप कहोगे 13। समझ में आया भाई? समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने स्केल लिया, स्केल के अगर आप 7 से कम जाएंगे तो आपको अम्ल मिलेगा, स्केल के साथ इधर मतलब ज्यादा जाएंगे तो आपको क्षार मिलेगा। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को ये पीएच समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको पीएच जो है विद ट्रिक्स के साथ लर्न करना है तो मैंने प्लेलिस्ट में उसका लिंक डाल रखा है, फटाफट से जाके उसे चेक करिए और देख के फिर से आप आइए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लोरो क्षार अभिक्रिया पे, जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम कह दें कि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जिसको हम डायरेक्टली लिख के तो दे सकते थे, लेकिन आप उसको पढ़ के आपका दिमाग का दही बन जाता। दिमाग का क्या बन जाता? दही बन जाता। इसलिए अब हम उसको कराएंगे आपको फील, जिससे आप खुद से भी लिख सको। फिलहाल अभी मैं लिख के आपको दूंगी, ऐसी बात नहीं है, मैं लिख के दूंगी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रही हूँ जो कि बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। तो फोकस। तो क्या है, सबसे पहले आप एक बाउल लोगो, क्लोरो क्षार अपक्रिया या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड अपक्रिया। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, क्लोरो क्षार अपक्रिया, या फिर आपको दिया रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया, मतलब पूरा सचित्र वर्णन कह सकता है, या फिर विवरण कीजिए, टिप्पणी करिए, या फिर प्रकाश डालिए, ऐसे कुछ भी एग्जाम में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो यहाँ सबसे पहले तो एक हम बाउल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बाउल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल बनाया, जिसको बर्लिन बोलते हैं, तो बर्लिन को ही बोलते हैं क्या?
जो आपका विलेन रहता है उसी को हम बर्लिन बोलते हैं। तो मैंने एक बाउल बनाया, ठीक है। अब ध्यान से बिल्कुल बिल्कुल जो है अपने मन को शांत करके समझिए, आपको पूरा का पूरा मामला समझ में आ जाएगा एंड आप खुद से लिख भी सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपका H2 है, क्या है, H2 है एंड आपका NaCl है, ठीक है। अब आप करोगे क्या, HCl को इसी में डालोगे एंड आपका क्या है, H2O को भी इसी में डालोगे। समझ में आया? तो ये आपका HCl क्या है, ये आपका नमक है और ये आपका जल है। अब भाई जल को नमक में आपने डाल दिया, जल को क्या किया, नमक में डाल दिया, ठीक। तब अब आपकी क्या बने, आपका एक H2O बन गया, यहां पे मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूं, और आपका क्या बना, एक आपका NaCl बना। तो आपको ये पता है, आपको ये पता है, क्या पता है भाई, कि आपका H जो हो गया, OH यहाँ पे हो गया, Na हो गया, आपका Cl हो गया। अब H आपका प्लस आयन देता है और OH आपका माइनस आयन देता है, Na आपका प्लस आयन देता है, Cl आपका माइनस आयन देता है। तो आपको ये तो पता हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसी को बार बार पढ़ा रखा है। अब क्या हो गया, जब ये हमारे कितने आयन हो गए, कुल मिला के हमारे 4 आयन हुए। कितने आयन हुए भैया, 4 आयन हुए। अब आपके क्या हो गए, 2 धनायन और 2 क्या हो गए, ऋणायन हो गए। 2 धनायन और 2 क्या हो गए, ऋणायन हो गए। समझ में आया? एंड अब क्या हो रहा है, अब क्रिया को अच्छे से आप समझिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इधर हमने क्या की, बैटरिया लगा दी, 2 टर्मिनल लगा दिए। तो टर्मिनल मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, एक तो मैंने इधर लगा दिया और एक तो मैंने इधर से लगा दिया, 2 टर्मिनल। यहाँ पे मैंने लिखा एनोड, यहाँ पे लिखा मैंने कैथोड, ठीक है। एनोड को मैंने प्लस कहा, कैथोड को मैंने माइनस कहा। अब आप कहोगे ये प्लस माइनस कहाँ से आ गया, बैटरिया आप देखियो तो बैटरी में ऐसे जो उभरा वाला भाग रहता है वो आपका होता है प्लस वाला टर्मिनल, एंड जो आपका ऐसे बिल्कुल मतलब ऐसे बिल्कुल चिपटा सा होता है वो होता है आपका माइनस। तो मैंने प्लस वाले से एनोड को जोड़ा, कैथोड को माइनस कहते हैं, तो मैंने इस वाले टर्मिनल से ये जोड़ा। यहां तक समझ में आ गया? तो अब मैं इसमें करंट फ्लो कर रही हूं। तो अब क्या होगा, आपने बेसिक मैथमेटिक्स में तो पढ़ा ही होगा, मैंने आप लोगों को पता नहीं कितनी बार बता दिया, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ये तो आप अगर याद कर लोगे ना तो आपको सब जगह यही काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो अब यहाँ पे एक चीज और है, आपका जो प्लस प्लस होता है वो आपका क्या होता है, प्लस प्लस कभी एक साथ नहीं रहता। प्लस माइनस को खोजेगा, माइनस प्लस को, मतलब अपोजिट, प्लस माइनस को खोजेगा, माइनस प्लस को खोजेगा। तो आपका कौन कौन सा प्लस है, अब आप कहोगे भाई आपका प्लस H है और आपका क्या प्लस है, आपका Na प्लस है। अब ये किसको खोजेगा, खोजेगा किसको, अब आप कहोगे जोरों शोरों से नारा लगाओगे कि भाई माइनस को खोजेगा। तो माइनस आपका किधर है, इधर है। तो यानी आपका H और N, तो यहां पे H एंड आपका Na दोनों में लड़ाई होगी कि मैं जाऊंगा कैथोड के पास। अब Na बोलेगा अरे भाई मैं जाऊंगा, मेरे पास भी प्लस है, देखो सर्टिफिकेट मैंने रखा है। अब Na बोल रहा है तो मेरे पास भी तो प्लस है, मैं भी जाऊंगा इसके पास, चाहे जो हो जाए भाई जाऊंगा मैं। तब अब क्या होता है, आप ये बताइए, इसके नंबर को काउंट करिए, इसके पास कितने नंबर। अब आप कहोगे भैया जोरों से 2, इसके पास मैंने पूछा 1, कितना, तो आप कहोगे भाई 1। तो आप ये बताइए 2 हैं, 2 लोगों को एक में जोड़ दो, 2 लोगों को क्या करो, एक में जोड़ दो। उसके बाद एक लोग को पतला सा दुबला सा सामने खड़ा है। अब आप कहो दौड़ो भाई, तो सबसे तेज कौन दौड़ पाएगा, तब आप कहोगे जो भाई अकेला पतला दुबला एकदम है वो तुरंत जो है दौड़ जाएगा, और जो 2 लोगों को मैंने बांधा है वो धीरे धीरे आपके कूदते हुए जाएंगे। तो यानी सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा, अब आप कहोगे भाई H पहुंचेगा। तो आपका H क्या होता है, वो कैथोड की तरफ गमन करता है और चला जाता है कैथोड के पास। तो ये समझ में आया मामला। अब इसकी क्रिया तो हो गई, धीरे धीरे जा रहा, पहुंच नहीं पा रहा बेचारा। अब दूसरा नंबर आपका आता है, इसको मैं मिटा दूं, चलो भाई मिटा दे रही हूं। अब आपका माइनस वाला आता है, एक तो आपके पास OH माइनस है, एक तो आपका Cl माइनस है। अब दोनों खोजेंगे किसको,
यस बिल्कुल, हाँ, ये दोनों खोजेंगे प्लस को, कि इसको प्लस की जरूरत है, क्योंकि माइनस हमेशा प्लस को चाहता है और प्लस हमेशा माइनस को चाहता है। ठीक है, तो यानी प्लस है तो माइनस की साइड जाएगा, तो माइनस है प्लस की साइड जाएगा। ठीक है, अब भाई कौन जाएगा, यहाँ पे OH है, Cl है आपका दोनों, लेकिन OH और Cl सबसे ज्यादा इसमें फास्ट चलने वाला आपका होता है Cl। तो जो अगर कोई फास्ट, ये बताइए आप हमें, कोई एकदम एनर्जीफुल है, मतलब योगा डेली करता है, डेली जो है दौड़ रन कर रहा है, वो ज्यादा तेज जाएगा, या फिर जो छुप के हमेशा बैठा रहता है वो ज्यादा तेज एक्टिव रहेगा? तो आप कहोगे भाई जो डेली योगा करता है वो जो है बहुत तेज जाएगा, तो ये बहुत एक्टिव होता है। तो फटाफट से ये किसके, कैथोड के पास चला जाता है। अब कैथोड के पास कौन गया आपका भाई, अब कैथोड के पास यहाँ पे आपका कौन कौन बचा है, आपने इसमें किया तो आपका H गया, एंड आपका अब Cl जाएगा। क्या जाएगा, Cl जाएगा। समझ में आया भाई? तो यानी इधर आपका H गया, इधर आपका Cl गया। ठीक है, तो अब आइए इसकी हम अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया क्लोरोक्षार की क्या होती है, तो मैंने पहले क्या लिया, नमक लिया, तो NaCl ले रही हूँ, और नमक में मैंने किसको मिलाया भाई, H2O को मिलाया। इसमें जब मैंने ऊष्मा दी भाई, जब मैंने इसमें ऊष्मा दी तो आपका क्या बना, पहली चीज तो आपका बना NaOH, क्योंकि अब बचा कौन है, पहली चीज तो Na बचा और OH, अब Na बचा है प्लस OH। अब इन्होंने बोला भाई वो दोनों लोग तो हमको छोड़ के चले ही गए, अब मैं आपस में दुर्बल, मैं भी बचा, दुर्बल तू भी बचा भाई, चल दोनों लोग आपस में जो है शादी कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, NaOH, ये दोनों आपका क्या बन गया, एक आपका अपने में ही इन लोगों ने अपनी जिंदगी को बसा लिया, तो आपका ये NaOH बन गया। ठीक है, उसके बाद निकला क्या आपका, यहाँ पे आपका क्या निकला, हाइड्रोजन गैस प्लस H2 निकला, एंड आपका क्या निकला, Cl2। यही हो गई आपकी क्लोरोक्षार अभिक्रिया। तो आपको लिखना क्या है, इसमें आपको खुद से लिखना, खुद से प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करना है, मैंने जो बताया, क्या बताया, मैंने एक सबसे पहले बाउल लिया, उसमें मैंने क्या किया, NaCl और H2 को डाला। जब मैंने NaCl और H2 को डाला तो वो कुछ आयनों में विभक्त हो गए, अब प्लस माइनस। उसके बाद मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, NaCl लिया, H2O लिया, तो NaCl को जब H2O से मैंने मिलाया, उसमें मैंने क्या दिया, करंट दिया, और जैसे ही मैंने करंट दिया तो NaOH एंड H2 प्लस Cl2 मिल गया। आई होप आप लोगों को क्लोरोक्षार अभिक्रिया अच्छे से फील तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ गया? चलो भाई, अब हम देखेंगे आप लोगों का कुछ, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, धामन सोडा हो गया, ये सारी चीजें देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, अब हम व्यंजक चूड़ देख लेते हैं, जो कि जितना मैं बताऊंगी जो है बनाने की प्रक्रिया, ये सारी चीजें आप ध्यान से समझिएगा। एंड बात रही, आप लोग कहोगे हमें अणुसूत्र नहीं याद होता, कि हम अणुसूत्र कैसे याद करें। जैसे मैंने व्यंजक चूड़ का बताया, मैंने बेकिंग सोडा का बता दिया, मैंने आपको धामन सोडा का बता दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बता दिया, तो आप सब में कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसके लिए स्पेशल मैं जब हथियार वाली वीडियो लाऊंगी, वो भी इसका जब हथियार, अम्ल, क्षार और लवण का शाम को आपको मिल जाएगा, कि कैसे आपको मैं जो है उसे लर्न कराने की ट्रिक क्या, साथ साथ आपको लर्न कराने के पूरी नोट्स आपको बताऊंगी कैसे बनाना है, जिससे आपको लर्न हो जाएगा। तो आप शाम को हथियार वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अगर आप जो है ये वीडियो जो है हथियार वाली वीडियो इसे कुछ दिन बाद आप देख रहे हो, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने लिंक में डाल रखी है, आप फटाफट से जाके हथियार वाली वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्यंजक चूड़ है। तो व्यंजक चूड़ को हम क्या कहते हैं भाई, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच तो आपने सुना ही होगा, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीच कैसे करवाया जाता है, आपने ये देखा होगा, कभी कभी किसी को टैनी हो जाता है। अब आप कहोगे भाई टैनी क्या है, टैनिंग हो जाता है। जैसे आप क्या करते हो, जैसे इतने दूर तक आप क्या करते हो, स्कूल में जाते हो, यहां तक आप क्या करते हो, अपने शर्ट को जो है इस तरह से फोल्ड करके रखते हो, ठीक है, और धूप में जाते हो, आप धूप में आते हो, फिर जब आप आके देखते होगे तो वो छपा हुआ था, टैनिंग का फिगर आपको यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा कि आपका क्या होता है कि एक तरफ आपका हल्का सा काला हो जाता है जो कि सूर्य के प्रकाश से, और एक तरफ आपका गोरा रहता है, ठीक है। तो उसी को टैनिंग बोलते हैं। तो उसी को हटाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, ब्लीच करवाना पड़ता है। मतलब वो चेहरों की साफ सफाई को भी अच्छे से, जो आपका यही टैनिंग से आया हुआ रहता है ऊपर वाला, तो यही चमड़ा आपका हटा दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं ब्लीच करवाना, ठीक है।
तो वही है आपका विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कहेंगे, विरंजक चूर्ण। एंड आपको याद नहीं होता तो डोंट वरी, इसका मैं एक सेशन वही हथियार वाली वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड आपके सबसे पहली चीज तो आपको ये दोनों आपके हथियार हैं, ये सब कि आपको अगर आ जाए और आता है डायरेक्टली, ये आपका किस में आएगा, ये डायरेक्टली आपका लॉन्ग में आएगा। चाहे आप हाफ ईयरली तो दे ही चुके हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो या फिर आपका फाइनल बोर्ड हो, तो ये डायरेक्टली आपका लॉन्ग में आता है, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको समझिएगा। तो अब क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज के बारे में जान रहे हो उसका नाम लिखिए। जैसे मैं विरंजक चूर्ण के बारे में जा रही हूँ तो विरंजक चूर्ण का नाम मैंने लिखा। उसके बाद आपको अणुसूत्र लिखना। अणुसूत्र मतलब रासायनिक सूत्र, कि जो आपका ये है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। उसके बाद निर्माण, इसका निर्माण कैसे होता है, कहाँ पे होता है। उसके बाद इसका उपयोग क्या है। अगर ये 4 हेडिंग आप बना के लिख देते हो तो आपका नंबर कोई काट नहीं सकता। समझ में आया। चलिए भाई, अब सबसे पहले नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका अणुसूत्र क्या है, इसका अणुसूत्र आपका CaCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो आपका CaCl2 है। एंड अब इसका निर्माण कब होता है, जब बिना बूझे हुए चूने को जब हम क्लोरीन में डालते हैं, प्रवाहित कराते हैं जब उसमें क्लोरीन, तो आपका इसका निर्माण होता है विरंजक चूर्ण का। मतलब बिना बूझे चूने को जैसे ही हम क्या करते हैं, क्लोरीन में प्रवाहित करते हैं, तुरंत हमें क्या मिलता है, CaOCl2 प्लस H2O मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिना बूझा चूना लिया, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl आपका क्लोरीन रहेगा ना, Cl2 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन हो गया एंड आपका बना CaOCl2 एंड H2O बना आपका। ये समझ में आया, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में आता है ये अपक्रिया, विरंजक चूर्ण की अपक्रिया कहाँ पे होती है, तो आपका हेंस क्लीवर एक गोदाम है, फिगर में आपको दिख रहा होगा। इसी गोदाम में आपको क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आया। एंड इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग कपड़ों की सफाई के लिए। जैसे आपके कपड़े कभी कभी ऐसे होते हैं बिल्कुल मैले से हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि व्हाइट तो है बट उसमें व्हाइट कलर नहीं दिखाई देता, हल्का सा पीलापन आ जाता है, तो उसको साफ करता है। पेयजल की शुद्धता को ये बताता है एंड आपके चेहरे पे जो आपका टैनिंग हो जाता है उसको भी साफ करता है। तो विरंजक चूर्ण ये रहा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसका अणुसूत्र सबसे पहले देखेंगे। तो अणुसूत्र क्या है आपका, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में कॉन्फ्यूज मत होइएगा। अब ये कैसे तैयार होता है, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अभिक्रिया कराने पर हमें क्या होता है, खाने की सोडे की प्राप्ति होती है। सिंपल सा, बिल्कुल इजी। क्या है, सोडियम कार्बोनेट का जल तथा CO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें खाने की सोडे की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, जिससे हमारा ये बन गया 2NaSCO3, मतलब हमारा क्या बना, यहाँ पे हमारा बना सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। या फिर आपका दूध ना फटे तो दूध ज्यादा देर तक चले गर्मियों में, तो उसमें थोड़ा सा डाल दिया जाता है, दूध को फटाता नहीं है ये। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने बताया आप लोगों को। तो चलिए अब हम यहाँ पे धावन सोडा को समझते हैं, उसके बाद विरंजक चूर्ण को समझते हैं। तो सबसे पहले हम धावन सोडा समझते हैं। तो भाई यहाँ पे 2 टॉपिक और आपका बचा है, जो कि धावन सोडा का है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो मैंने जो है एक ही बोर्ड में हमारा सारी चीज आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं लिख के आप लोगों को अच्छे से समझा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको समझा दे रही हूँ। सबसे पहले लिखना क्या जरूरी है, आप बोलोगे भाई जोरों शोरों से अणुसूत्र। तो मैंने यहाँ पे अणुसूत्र लिखा आपका Ca2CO3 एंड प्लस 10H2O। तो कहोगे ये H2O के साथ 10 क्यों है, ये आपके डॉट को दर्शाता है, आप इसको कहोगे डॉट। 10H2O को हम कहेंगे क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल, ठीक है। तो आपका ये कहां से आया है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। याद कीजिए मैंने बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट डॉट 10H2O, तो ये है आपका धावन सोडा का सूत्र। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, किसको, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, याद करिए प्रबल क्षार है। उसको जब हम किससे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका सोडियम कार्बोनेट
की प्लस और जल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कराते हैं। सोडियम आपका मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 ले लिया, तो आपका क्या बना, Na2CO3 प्लस H2O, या फिर आप लिख सकते हो Na2। अगर मैंने 10 के अणुओं से कर दिया, 10 जल के अणुओं से कर दिया, तो आपका निकल जाएगा Na2CO3 प्लस 10H2O आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? चलो भाई समझ में आ गया। अब इसका उपयोग किसमें किया जाता है, साफ सफाई, धावन सोडा, भाई धावन मतलब धुलने का, जिससे आप कपड़ों को अपने धुलते हो, वही वॉशिंग पाउडर। धावन सोडा साफ सफाई, जल की कठोरता को हटाने के लिए, मतलब जो आपका भारी जल होता है उसकी कठोरता को हटाने के लिए हम धावन सोडा का यूज करते हैं। समझ में आया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको समझा दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस इस बार आने की पूरी संभावना है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसलिए जरा इसको ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब क्या होता है, आपने ये सुना है कि इनको प्लास्टर लगा है। प्लास्टर मतलब वही जो व्हाइट कलर का होता है वही आपका प्लास्टर होता है। तो वो क्या होता है, इसकी क्रिया क्या होती है, एक होता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, आप वो बहुत कठोर होता है जिप्सम। जैसे ही जिप्सम को हम क्या करेंगे, 373 कैलोरी पर गर्म करते हैं। मैंने जिप्सम लिया, बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, व्हाइट कलर का होता है। जैसे मैंने उसे 373 केल्विन पर जो है गर्म किया, तो वो पिघलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसको मैंने जल से अपक्रिया करा दी, वो भी जल के 2 अणुओं से अपक्रिया करा दी। तब जाके आपका क्या बना, तब जाके आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। और क्या बना, वो भी उसके हाफ अणु बचे। ठीक है, मैंने 2 से किया था, हाफ बचा था क्योंकि पानी उसको सोख लिया था। तो यहाँ पे देखिए, जिप्सम का पहले सूत्र आप ध्यान रखोगे, आपका CaSO4 डॉट 2S2O, और आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है वो आपका CaSO4 डॉट 1 मतलब हाफ H2O। ठीक है, आधा जल का अणु, यहाँ पे आप 2 जल का अणु लिए और यहाँ पे डायरेक्टली आपका आधा मतलब 3/4 भाग आपका जो है, जब आप 373 केल्विन पर उसको जो है गर्म करते हो तो वो क्या होता है, वो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने गर्म किया, देखिए ये मैंने जिप्सम लिया, जिप्सम को मैंने 373 केल्विन पर किया, तो आपका CaSO4 हाफ H2O बना। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहाँ किया है, इसका इस्तेमाल आपको टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। तो मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया, चाहे वो अम्ल हो, क्षार हो, लवण हो, क्षारक हो, अम्ल की अभिक्रियाएं हो, और लवणों के बारे में जानकारी हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, धावन सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, आपका ब्लीचिंग पाउडर हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में 1 शॉट कवर किया है। एंड अब उसको याद करने की ट्रिक एंड आपके उसके हथियार की वीडियो वो आपको शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इतनी देर मेहनत करने पर आप हमें एक लाइक तो दे ही सकते हैं। और अगर आपको इस चैनल पे ऐसी जानकारी मिल रही है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो आई होप एंड आई विश आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आई होप अगर आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए जो कि आपको नहीं आता है, आप उसे कॉमेंट में बता दीजिएगा, जिससे मैं उसका वीडियो जल्द से जल्द लाने का कोशिश करूँ। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।